साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी&के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी&के एकेडमी। बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के 12वें भाग की 12वां वीडियो की। ये 12वां भाग है, इससे पहले 11 भाग आ चुके हैं। यदि आपने उन भागों को या उन पार्ट्स को नहीं देखा तो प्लीज़ मेरा निवेदन है, कृपया एक बार उन वीडियोज़ को आप जरूर देख लें, तभी ये वीडियो देखें ताकि आपको जो पॉलिटी है उस पर काफ़ी अच्छी मजबूत पकड़ बन सके। और उसके अलावा ये जो वीडियो है इसमें हमने इम्प्रूवमेंट किया है कि पहले वाले जो वीडियो में सिर्फ ऑडियो होता था और स्क्रीन पर सारी चीज़ें चलती रहती थी, मैं आपको दिखाई नहीं देता था। लेकिन इस वाले वीडियो में हमने कोशिश की है इस तरह का एक नया इनोवेटिव वे है, थोड़ा और इसे इंटरेक्टिव बनेगा, माहौल थोड़ा सा और चीज़ें समझ में ईजीली आएंगी और इजी टू अंडरस्टैंड हमारा ये वीडियो बनेगा। तो उसी के लिए हमने ये व्यवस्था की और आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उसमें इसी तरह का एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा चीज़ों को समझाने में आसानी हो और आप भी चीज़ों को बहुत ईजिली और आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये वीडियो जो होगा IAS, PCS और दूसरे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के अर्थ को लेकर। आखिर मौलिक अधिकार का अर्थ क्या होता है? देखिए, मौलिक अधिकार के अर्थ की बात करें तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मतलब जो देश का संविधान होता है वो संविधान जो होता है वो उन लोगों को प्रदान करता है। इनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राज्य जो होता है इन मौलिक अधिकारों के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कई बार होता ये है कि जो राज्य होता है वो मौलिक अधिकारों को, यानी लोगों के जो अधिकार होते हैं उनको हस्तक्षेप करता है और खुद के पास पावर ज़्यादा लेना चाहता है। चूँकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है या लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों की मनाही है कि वो ऐसा ना करे। तो उन चीज़ों के लिए क्या हुआ है कि संविधान ने हमें गारंटी दी है कि हम आपके मौलिक अधिकार जो व्यक्ति के होते हैं उनको बनाकर रखेंगे। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये अधिकार कई कारणों से मौलिक अधिकार हैं। किन कारणों से ये मौलिक अधिकार हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला तो जो ये है कि इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है, यानी भारत का जो संविधान है उसके अंदर इनकी व्यवस्था की गई है, इसलिए इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें किसी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। साधारण विधि के तहत जो मौलिक अधिकार होते हैं उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनको फिर बदलने के लिए बहुत राजनीतिक इच्छा और जनता का सपोर्ट होना जरूरी है, तभी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा, ये जो अधिकार होते हैं व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक होते हैं। यानी व्यक्ति जितने भी पक्ष होते हैं, चाहे सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उन सभी पक्षों के विकास के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनके अभाव में व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इनका उल्लंघन किया जाता है किसी भी कंडीशन में, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी राज्य द्वारा, किसी संस्था द्वारा, तो उस व्यक्ति, उस राज्य, उस संस्था के खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है, यानी उसको कोर्ट में हम क्वेश्चनेबल बनाया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मौलिक जो अधिकार हैं वो न्याय योग्य है। न्याय योग्य मतलब इनका यदि आपको इनका लाभ नहीं मिल रहा है तो आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव मौलिक अधिकारों में नहीं किया जाता। कुछ मूल अधिकार जो होते हैं, जैसे अनुच्छेद 14 की बात करें, अनुच्छेद 20 की बात करें, अनुच्छेद 21 की बात करें, अनुच्छेद 25 की बात करें, तो ये जो अधिकार है भारत भूमि पर किसी भी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं। यानी कि वो व्यक्ति कहीं भी देश का नागरिक हो, भारत में अगर वो है तो 14, 20, 21 और 25 जो अनुच्छेद हैं उसको उसका लाभ, यानी इन आर्टिकल्स का लाभ उसे प्राप्त होने वाला है। जबकि अन्य जो अनुच्छेद है जैसे 15, 16, 19 और 30, ये जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। मतलब इन का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हो सकता है, इनके अलावा किसी को इनका अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे पिछले जो मुंबई हमले हुए थे उसमें अजमल कसाब जो पकड़ाया था और अजमल कसाब को बाकायदा पूरे कोर्ट ने ट्रायल की थी, उसके खिलाफ गवाहियाँ हुई थी, उसको पूरा केस चला था, उसके बाद ही उसे फांसी पर, यानी एक स्थापित प्रक्रिया के द्वारा उसे फांसी पर लटकाया गया था, ना कि सीधे उठा के हमने उसे फांसी पर लटका दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भले ही वो विदेशी नागरिक था लेकिन अनुच्छेद 20 के तहत जो उसे अपराध से दोष सिद्धि का जो अधिकार है उसके तहत उसे भी
छूट प्राप्त हुई थी, उससे भी उन चीज़ों की सुविधाएं प्राप्त हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के उसको समझने के लिए। अगला जो मौलिक अधिकारों के अर्थ की बात करें तो मूल अधिकार संपूर्ण नहीं होते, वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जिस तरह से हमें व्यक्ति की और विचार की अभिव्यक्ति है, विचार व्यक्त करने का अधिकार है, हम चीज़ों को बता सकते हैं, लेकिन 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 इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ ले, उसमें हम किसी को गाली नहीं दे सकते, उसमें किसी का हेट स्पीच नहीं कर सकते, उसमें किसी का मानहानि हम नहीं कर सकते। हम केवल उनको क्या कर सकते हैं, अपने जो विचार हैं उन्हें सॉफ्ट तरीके से, सही तरीके से विचार व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए, ताकि दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए उन पर जो होता है लगाया जा सकता है, प्रतिबंध उनके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। चलिए अब देखते हैं साधारण जो कानूनी अधिकार होते हैं और मौलिक अधिकार होते हैं, इनके बीच में अंतर किस चीज़ का होता है, क्या अंतर होता है। साधारण कानूनी अधिकारों की बात करें तो इनको राज्य द्वारा लागू किया जाता है और उनकी रक्षा राज्य द्वारा की जाती है, जबकि मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है और संविधान द्वारा ही इनकी रक्षा की जाती है। देखिए राज्य क्या होता है, यहाँ पर एक बड़ी टर्म आया, राज्य या शब्द आया। राज्य का इसी तरह से अगर आप मतलब निकालें साधारण भाषा में तो राज्य का अर्थ होता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये राज्य है। लेकिन पॉलिटी में ऐसा नहीं होता। पॉलिटी में देश के अलावा जो प्रदेश हैं, कोई भी सरकार है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो सब के सब राज्य की परिधि में आते हैं। और अनुच्छेद जो 12 है उसके अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 12 में हम समझेंगे आखिर राज्य का मतलब क्या होता है। बात करें साधारण कानूनी अधिकारों में तो विधान मंडल द्वारा ही परिवर्तनीय किए जा सकते हैं। मतलब इनमें परिवर्तन, अगर कुछ चीज़ें चेंज होनी है, कुछ बदलना है, तो विधान मंडल यानी कि जो संसद है या राज्यों के जो विधान मंडल है, राज्यों की विधानसभा है, वो इनके अंदर चेंज कर सकती है। लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं उनमें परिवर्तन के लिए संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि संविधान संशोधन उसके अंदर करना पड़ता है। बिना संविधान संशोधन किए ये पॉसिबल नहीं है कि आप इनमें चेंजेस कर पाओ। अब मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण को हम समझेंगे कि मौलिक अधिकार का आखिर वर्गीकरण कैसे किया जाता है, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण क्या है। देखिए मौलिक अधिकार जो है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया। ये तो आप सभी को पता ही होगा। अनुच्छेद पहला भाग हमने पढ़ा जिसमें भारत के राज्य क्षेत्रों की बात की गई थी। दूसरा भाग हमने पढ़ा जिसमें बात की गई थी हमारे द्वारा नागरिकता की। तीसरा भाग जो है जिसमें हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण की। देखिए मौलिक अधिकारों के तीसरे भाग में बात करेंगे। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 का संबंधी जो अधिकार हैं सामान्य रूप से इनके बारे में बताया गया। जैसे 12 में राज्यों का परिभाषा दी गई है, 13 में बताया गया है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है वो सिद्धांत क्या है। तो ये अधिकार एक्चुअल में 12, 13, 34, 35 में नहीं दिए, सिंपल चीज़ें बताई गई हैं। जबकि बाकी जो अनुच्छेद है उसके अंदर अधिकारों का वर्णन किया गया है कि किस व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त हैं। 44वें संविधान संशोधन की बात करें जो 1978 में हुआ था, तो 44वें संविधान संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा जाता था। यानी 1978 से पहले जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने, वर्तमान में केवल 6 हैं। जो संपत्ति का अधिकार है वो जो पहले था 19 में, वो उसको चेंज करके अब 300 का में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब उसका स्पेशल कोई मौलिक अधिकार वो नहीं बचा है। तो संपत्ति का अधिकार जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। बात करें मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण की, तो मौलिक अधिकारों की जो भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन किया गया। वहीं दूसरे की बात करें तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसकी चर्चा की गई है। तीसरे की बात करें तो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 25 तक इसकी बात की गई है। चौथे की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसकी चर्चा की गई है। पांचवा जो अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक इसकी चर्चा की गई है। और जो छठवां है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है। बात करेंगे, शुरू करेंगे हमारे पहले अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 12, जिसमें परिभाषा दी गई है कि राज्य की आखिर राज्य क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए राज्य में इस भाग में यानी भाग 3 के अंदर राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। नंबर 1 इंडिया की गवर्नमेंट है, संसद है,
राज्यों की गवर्नमेंट है, राज्यों के विधानमंडल हैं, सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी ऑफिसेस हैं, सबकी चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। तो सारे के सारे जो अधिकारी कर्मचारी, ग्राम पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम, नगर बोर्ड और जो भी सरकारी ऑफिसेस होते हैं वो सब के सब राज्यों के दायरे में आते हैं पॉलिटी के अंदर। जब भी बात की जाती है इन सब की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। तो मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, मतलब ऐसे कानून जो मूल अधिकारों को कम करते हैं, मूल अधिकार जो प्रदान किए गए हैं 6, इनमें कोई कटौती करते हैं, उनका क्या होगा ये बताया गया है अनुच्छेद 13 में। इसमें बताया गया है कि इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे भाग के अनुबंध में असंगत हैं। यानी कि इस भारत जो संविधान प्रारंभ हुआ था उससे पहले बहुत सारे कानून बने थे, वो कानून वहाँ तक शून्य होंगे जो इस जो हमारा मौलिक अधिकार है इनको वायलेंट करेंगे या इनको क्रॉस करेंगे। यानी जैसे मौलिक अधिकार में दिया गया है कि आपको विचार रखने की स्वतंत्रता है या कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर कोई ऐसा कानून है जो कहता है कि आप यहाँ नहीं जा सकते या वहाँ नहीं जा सकते, तो वो वाला कानून फिर वो शून्य होगा, शिथिल होगा, वो मान्य नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ये बात बताई गई है। बात करें अगले इसकी अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 13 ही है, अनुच्छेद 12 नहीं है, गलती से अनुच्छेद 12 लिखा गया है। अनुच्छेद 13 इसमें कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। मतलब राज्य ने कोई ऐसा कानून बना दिया कि साहब आप जो है कश्मीर नहीं जा सकते, या आप ऐसा कोई कानून बना दिया कि आप भारत के दूसरे राज्यों में भ्रमण नहीं कर सकते जिस तरह से हमें अधिकार है, तो फिर वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, उनको मान्य नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो ये खंड है इसमें बताया गया है कि विधि का उल्लंघन माना जाएगा, जो इस मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करती है तो वो माना जाएगा कि ये कानून नहीं चलने वाला है, वो उसका ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद खंड 3 की, अनुच्छेद 13 के। तो विधि के अंतर्गत, विधि से क्या मतलब है? विधि से अंतर्गत के मतलब है भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी भी तरह का कोई भी आदेश जारी करे, कोई निर्देश जारी करे, कोई नियम बनाए, कोई उपनियम बनाए, कोई अधिसूचना, कोई प्रथा बनाए, तो उन सब में किसी में भी ये जो है मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। और ख की बात करें, प्रबद्ध विधि के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले या पारित या बनाई गई विधि जो पहले ही निरसित कर दी गई हो। तो ये एक छोटा सा पार्ट है, इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। बात करेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार की, और समता का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक अनुच्छेद वाइज यानी आर्टिकल वाइज हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे अनुच्छेद 14 की, विधि के समक्ष समानता इसके अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य जो होगा, यानी राज्य के अंदर जो भी शामिल है, वो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। पहला यहाँ पर टर्म आई विधि के समक्ष समता। आखिर विधि के समक्ष समता का क्या तात्पर्य है? विधि के समक्ष समता का मतलब ये है कि जो साधारण कानून देश का होगा उस कानून के तहत सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो कोई कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी पद पर हो, सबके लिए कानून समान रूप से लागू। ऐसा नहीं होगा कि किसी चीज़ के लिए कोई दूसरा कानून बना रहा है, व्यवस्था की गई है किसी व्यक्ति को, उसी कानून में कोई दूसरे विभेद किया गया, ये व्यवस्था नहीं होगी। दूसरा, विधियों का समान संरक्षण, ये टर्म थोड़ी सी अलग है। देखिए, विधियों के समान संरक्षण से मतलब ये होता है जिस तरह से सभी व्यक्ति एक ही अनुपात के नहीं होते, व्यक्तियों में भेद होते हैं कि कोई किसी तरीके से अलग है, कोई शैक्षणिक दृष्टि से अलग है, कोई आर्थिक दृष्टि से अलग है, तो उस हिसाब से लोगों के अंदर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे इसको किस तरह से समझा जा सकता है, एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है विधियों के समान संरक्षण को समझने के लिए। जैसे बारिश में अगर किसी व्यक्ति को छाता देना है सरकार को, तो एक बहुत नाटा व्यक्ति है जिसकी हाइट बहुत कम है और एक बहुत लंबा व्यक्ति है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, यदि दोनों को एक ही छाते के अंदर रखा गया तो जो इसकी हाइट कम होगी वो व्यक्ति भीगेगा, उसके ऊपर पानी आएगा। तो सरकार को क्या करना है, जो संरक्षण है वो दोनों को इस हिसाब से देना है कि व्यक्ति जो छोटा है वो भी बच सके और जो बड़ा है वो भी बच सके। तो ये है विधियों का समान संरक्षण, मतलब युक्तकरण जो तरीका है वो, ताकि दोनों का अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सके। ये इंपॉर्टेंट है इस भाग में। ये है अनुच्छेद 14। बात करेंगे अनुच्छेद 15 की, जो है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है कि इन आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई
प्रतिषेध नहीं किया जाएगा या कोई विभेद नहीं किया जाएगा। देखिए, राज्य नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। उन्होंने कह दिया कि साहब इस आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं होना है। कोई नागरिक, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्द लगा है केवल। केवल का मतलब इनके अलावा दूसरी चीज़ों के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, जैसे भाषा के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, शिक्षा के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश करने से नहीं रोकेगा। कोई ऐसी जगह है जो पूरी तरह से सरकार ने बनाई है या उसमें सरकार का या राज्य नीति का कोई अंश है, उस स्थान से संबंधित कोई कुआं है, कोई तालाब है, स्नान घाट है या सड़क है या इसी तरह का कोई भी एक स्थान है, तो वहाँ पर किसी को जाने से रोका नहीं जाएगा उसकी धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कि आप नहीं जा सकते। लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंध या निर्बंधन जिसे कहा जाता है, जिसे कहते हैं ना कि ये होगा लेकिन इन मर्यादाओं में होगा, तो इसके ऊपर कुछ मर्यादाएं लगाई गई हैं। क्या है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। निवारित नहीं करने का मतलब होता है मना नहीं करेगी, डिनाय नहीं करेगी। निवारित मतलब मना करना, डिनाय करना। तो क्या होगा कि अनुच्छेद ये जो कहता है कि स्त्रियों के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था की जा सकती है, बालकों के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था की जा सकती है। जैसे कुछ स्थान है जिनको केवल स्त्रियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर केवल स्त्री जा सकती हैं, तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था कर सकता है, इसमें सरकार को रोका नहीं जा सकता। इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की, खंड क्या होता है देखिए, जैसे अनुच्छेद 15 है तो अनुच्छेद 15 का ये खंड 1 है, ये खंड 2 है। उसी तरह से जब हम अनुच्छेद 29 पढ़ेंगे उसके खंड 2 की बात करेंगे तो ये कोई भी बात राज्य को सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। जैसे SC ST है या OBC है या महिलाएं हैं जिनको पिछड़ा वर्ग माना जाता है, सामाजिक रूप से पिछड़ा महिलाएं मानी जाती हैं, तो इनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट यदि सरकार करती है तो उसके लिए फिर ये जो अनुच्छेद है उनको नहीं रोकेगा। ये इस पर 2 निर्बंधन लगाए गए हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 16 की, जो लोक नियोजन के विषय से में अवसर की समानता से संबंधित है। लोक नियोजन मतलब गवर्नमेंट, सरकारी नौकरी जो होती है उसका मतलब होता है लोक नियोजन, यानी लोक नियोजन के में अवसर की समानता की बात इसमें की गई है। देखिए क्या कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, यानी सभी नागरिकों को बराबर अवसर मिलेंगे कि वो सभी प्रकार के पदों को धारण कर सकें। इन पदों में केवल किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उद्भव यानी कि जन्म स्थान के आधार पर जहाँ उसका जन्म हुआ या निवास के स्थान पर ना कोई नागरिक अपात्र होगा, ना ही उस पर विभेद किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपकी जाति ये है, आपका धर्म ये है, आपके लिंग ये है, आपका जन्मस्थान ये है, तो उस आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं होने वाला है। इसके अलावा बात करें, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से नहीं निवारित करेगी यानी नहीं रोकेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा पढ़ने में अजीब सा लगेगा, अटपटा लगेगा, बहुत सिंपल सा मीनिंग समझ में आ जाएगा। यानी कोई केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है उसमें, या उसके किसी स्थानीय अधिकारी के अधीन, यानी कि कोई उसका ऑफिस है, उस ऑफिस के अधीन किसी वर्ग या वर्गों के पद, मतलब कोई नौकरी है, सरकारी नौकरी है, उस पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य का संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। मतलब जो संसद होती है वो ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो कि इस तरह की जो मांग करती है कि आपको वहाँ का निवासी होना जरूरी है। लेकिन ये जो कानून है ये आंध्र प्रदेश के लिए अभी शिथिल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में इस तरह के कुछ पद हैं जिन पर ये बात की गई है कि केवल वहाँ के नागरिक ही वहाँ पर कुछ नौकरियाँ हैं जिनमें पा सकते हैं, बाकी सभी जगह से इसे समाप्त कर दिया गया है। उसके अलावा इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं के लिए पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां या पदों के आरक्षण से उत्पन्न करने से निवारित नहीं करेगा। देखिए क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि राज्य में मालूम SC की जो जनसंख्या है मालूम पड़ा कि 15% जनसंख्या SC की राज्य के अंदर है, लेकिन वहाँ पर जो सरकारी नौकरियाँ हैं, गवर्नमेंट जो सर्विसेज है, उसके अंदर मात्र 5% या 7% ही SC है। तो जो जितने जनसंख्या है उस अनुपात में नौकरियों में लोग नहीं, तो उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकार में देने के लिए तो सरकार उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। तो ये आरक्षण को सपोर्ट करने वाला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16 का खंड 4। बात करेंगे अगले की, तो अगला जो है
अस्पृश्यता के अंत की बात इसमें की गई है। देखिए अस्पृश्यता कानून अनुच्छेद 17 करता है। अस्पृश्यता से मतलब छुआछूत, जो अनटचेबिलिटी भारत में पाई जाती है, खासकर हिंदू समाज में जो अनटचेबिलिटी पाई जाती है, उसका अंत करता है। ये क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, मतलब किसी भी तरीके से जो अस्पृश्यता है उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ध्यान दीजिएगा, ये एकमात्र ऐसा अभी तक जो हमने पढ़ा है अनुच्छेद है जिसमें दंड की बात आई है कि यदि कोई अस्पृश्यता करता है तो उसके खिलाफ दंड दिया जा सकता है। और इसी के फिर के लागू करने के लिए जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो बनाया गया था वो इसी के लिए बनाया गया था ताकि दंड की व्यवस्था की जा सके। और एकमात्र ये ऐसा अभी तक का पढ़ा हुआ हमारा अनुच्छेद है जिसमें जो एब्सोल्यूट है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं लगा, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं लगा। जैसे 15 में लेकिन लगा है कि महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था की जा सकती है, 16 में लगा है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए, SC ST है उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन 17 में कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं लगा है। बात करें अनुच्छेद 18 की, अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत करता है, क्योंकि होता है ये जैसे पुराने ज़माने में राजाधिराज, महाराज या राय बहादुर, इस तरह की उपाधियाँ जो लोगों के पास रहती थी, तो वो क्या करती थी, लोगों में विभेद का काम करती थी। जो राजाधिराज या महाराज जिसको कहा जाता है वो उसके पास एक्स्ट्रा शक्तियाँ हैं, वो समानता के अधिकार को खंडित करती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह की उपाधियाँ भारत के अंदर नहीं चलने वाली हैं। इसके अंदर क्या व्यवस्था की गई कि जो राज्य होगा वो सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब एक तो सेना में सम्मान जैसे परमवीर चक्र दिया जाता है, महावीर चक्र दिया जाता है, अशोक चक्र दिया जाता है, इस तरह से सम्मान है। विद्या के सम्मान, विद्या संबंधी जैसे PhD दी जाती है, MA BA, ये विद्या की उपाधियां हैं, तो ये चलती रहेंगी। उसके अलावा दूसरी कोई उपाधियां, दूसरे कोई सम्मान राज्य नहीं देगा। फिर भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। मतलब भारत का नागरिक जो है कोई विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा, कोई वहाँ पर पदवी नहीं, उपाधि नहीं लेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण किए हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है जो भारत के अंदर किसी लाभ के पद है, जैसे हमने कुछ पदों पर भूटान के नागरिकों को और नेपाल के नागरिकों को हम सरकारी नौकरियां दे देते हैं, तो वो जो व्यक्ति होंगे बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी विदेश से कोई भी उपाधि वगैरह प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला जो है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। यानी भारत का कोई व्यक्ति है, उसको भी अगर कोई लाभ का पद या कोई भेंट या कुछ भी वहाँ से उपाधि वगैरह मिल रही है तो उससे पहले राष्ट्रपति से उसकी अनुमति लेनी होगी। बिना राष्ट्रपति से अनुमति लिए हुए वो इन चीज़ों को नहीं कर सकता है। तो ये जो बातें थी, ये हमारे आज का जो वीडियो है ये यही समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो, ये हमारी जो सीरीज़ है कैसा लगा, और ये बदलाव जो हमने किया है, जो लाइव में आपको चीज़ें बात कर पा रहा हूँ, ये आपको कैसा लगा। यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप इसी सीरीज़ के और वीडियो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन वीडियोज़ को देखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को यहाँ पर आप क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे DNK अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें। आज की बात यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।